चाहत, इच्छा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसानों को इस दुनिया के दूसरे जीवों से अलग बनाती है। इसी चाहत और इच्छा के वजह से हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीते ही नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के साथ जीते हैं। लेकिन यही चाहत जब लोभ और ईर्ष्या में बदल जाती है तो हम इंसान कभी कभी अपना इंसानियत भूल जाते हैं और कभी कभी हैवानियत पे उतर आते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपायन है और आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो केस एक काफी ज्यादा रिसेंट केस है, यानी कि ये केस कुछ ही महीने पहले हुआ था। ये केस अभी इतना न्यू होने के कारण अभी तक ये केस का हर जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आज जो भी मैं कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शायद ये सब फैक्ट्स, ये सब इंफॉर्मेशन फ्यूचर में शायद ऑल्टर हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस केस का जांच चल रहा है एंड पुलिस भी इस केस की जांच कर रही है और नए नए खुलासे कर रही है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज होता है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन नया आता है इस केस से रिलेटेड, तो मैं अपने वीडियो में, अपने कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ के बारे में मेंशन कर दूंगा फ्यूचर में। साथ ही साथ ये केस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल केस था मेरे लिए, बिकॉज ये एक ऐसा केस था जिसने मुझे इमोशनली अफेक्ट किया था। राइट, ये एक्चुअली ऐसा केस था जो आपके आदर्शों को या फिर आपके बिलीफ्स को चैलेंज करता है। ये केस के बारे में रिसर्च करते वक्त मेरे अंदर एक क्वेश्चन जगा कि हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं और कभी कभी इंसान इतना नीचे भी कैसे गिर सकता है। बट और एक चीज़ मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि अभी जो मैं वीडियो में जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगे। तो अगर आपको खून खराबे जैसी चीज़ें पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। विद दैट ऑल सेड, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस ऑन द मर्डर केस ऑफ एबी चॉय। 28 साल की एबी चॉय एक इन्फ्लुएंसर, एक यूथ आइकन और एक फैशन मॉडल थी जो फैशन की दुनिया में अपनी बड़ी नाम से जानी जाती थी। एबी की शोहरत सिर्फ फैशन की दुनिया तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एबी सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा मशहूर थी। एबी चॉय का जन्म 11 जुलाई 1994 में हांगकांग की एक वेल्दी फैमिली में हुई थी, जिनका सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस पूरी हांगकांग में फैला हुआ था। एबी के और 2 बहन थी और एबी इन तीनों बहनों में से सबसे बड़ी थी। इवन दो एबी एक अमीर घराने से थी, एबी को अपने पैसों पे कभी कोई घमंड नहीं था। एबी बचपन से ही सबकी मदद करना चाहती थी और दिल की बहुत साफ थी। एबी चाहती तो अपने पिताजी के पैसों से अपनी जिंदगी को गुजार सकती थी, बिकॉज शी हैड इनफ वेल्थ टू लिव हर लाइफ। बट एबी का एक अलग पैशन था और एबी उस पैशन के सहारे अपना एक अलग पहचान बनाने चाहती थी। अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जब मैं एबी के बारे में रिसर्च कर रहा था, कई सारे आर्टिकल्स में यह बताया जाता है कि एबी बचपन से ही एक केयरिंग पर्सनैलिटी थी। एबी काफी ज्यादा पॉजिटिव लड़की थी और उसे लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद था। मैं ये सारी चीज फॉर द सेक ऑफ द वीडियो नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं जब एबी के बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे पता चला, जैसे कि एबी बहुत सारी चैरिटी में फंड करती थी और उसकी भी बहुत सारी चैरिटी थी। वो स्ट्रे एनिमल्स के लिए चैरिटी करती थी, जो आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। एंड एबी ये सब चीज़ें करती तो थी, बट ये कभी वो ब्रैग नहीं करती थी। एंड साथ ही साथ एबी अपनी बहनों को भी इतना ज़्यादा प्यार करती थी। राइट, जैसे कि अक्सर आजकल हर सिबलिंग्स में फाइट्स, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, बट हम लोग एक ऐसे मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं जहाँ सैडली आजकल सबके अंदर एक जेलेसी या फिर एक थॉट प्रोसेस चलता है कि कोई कैसे किसी के ऊपर रहे। राइट, लेकिन एबी ऐसी नहीं थी। एबी की तीनों बहन थी और एबी बचपन से ही इन तीनों बहनों को काफ़ी ज़्यादा इक्वली प्यार करती थी। इवन दो शी वॉज सो मच फेमस, एबी ने कभी अपना एटीट्यूड को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी के साथ भी चेंज नहीं किया। समय के साथ साथ एबी बड़ी होती गई और अपने एडल्टहुड तक आते आते एबी ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपना कदम फैशन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया में बढ़ाने लगी। उसी वक्त 2012 के आसपास जब एबी बस 18 साल की थी, तब उसे एक लड़के के साथ प्यार होता है जिसका नाम था एलेक्स क्वांग। इवन द एलेक्स के फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस एबी के जैसा हाई प्रोफाइल नहीं था, बट एबी को उस चीजों से फर्क नहीं पड़ता था एंड एबी ने एलेक्स को उसी तरह ही एक्सेप्ट कर लिया था। लेटर ऑन एबी की शादी 2012 में ही होती है और कुछ ही सालों में एबी के एलेक्स के साथ
2 बच्चे भी होते हैं, बट ये शादी कुछ रीजन के वजह से टिकती नहीं है और दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। इसी बीच एबी के कैरियर में बहुत बूस्ट आती है। एबी को लोग सोशल मीडिया में जानने लगे एंड उसकी पकड़ फैशन इंडस्ट्री में मजबूत होने लगी। एबी ने जिंदगी में जो भी प्लान किया था वो सब उसके मेहनत की वजह से साकार होते हुए दिख रही थी। एंड टाइम के साथ फॉर्चुनेटली एबी अपने फैमिली के वेल्थ से भी ज्यादा कमाने लगी एंड दुनिया भर में मशहूर होने लगी। बट अराउंड 2016 एबी को फिर से प्यार होती है, बट इस बार ये प्यार उसके बचपन की फैमिली फ्रेंड क्रिस टैमचुक क्वान से होती है, जो कि एबी के जैसे ही एक हांगकांग की वन ऑफ द वेल्थीएस्ट फैमिली से बिलोंग करता था। क्रिस हांगकांग के फेमस रेस्टोरेंट जॉइंट के फाउंडर का बेटा था एंड लेटर ऑन क्रिस और एबी की 2 और बच्चे होते हैं। टाइम के साथ एबी अपनी न्यू फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश थी और अपनी जिंदगी जी रही थी। लाइक आई सेड बिफोर, एबी बचपन से ही काफी ज्यादा साफ दिल की लड़की थी, राइट? और साथ ही साथ एबी को लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद था। इवन दो एबी का एलेक्स के साथ डिवोर्स हो गया था एंड वो डिवोर्स हुए काफी समय भी बीत गए थे, बट एबी ने इतना शोहरत और दौलत कमाने के बाद भी अपना वो सेल्फलेस पर्सनालिटी चेंज नहीं की एंड दैट वाज द रीजन डिवोर्स के इतना दिन बाद भी एबी एलेक्स के फैमिली को और एलेक्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती थी, वो भी हांगकांग जैसे एक सिटी में जहां लोगों को रहने के लिए भी एक जगह नसीब नहीं होता है। सिर्फ मदद ही नहीं करती थी, राइट? वो ऐसी टाइप की लड़की थी जिसने एक फ्लैट उसके एक्स फादर इन लॉ के नाम पे खरीद के रखी थी, जो कि हांगकांग के एक पॉश इलाके में थी। वहाँ एलेक्स के फैमिली के लिए विदाउट एबीज हेल्प रहना was quite impossible, but just because of एबी वो फैमिली इतनी लग्जरियस तरीके से हांगकांग के उस जगह में रहती थी। साथ ही साथ एबी का जो ब्रदर था एंथोनी को भी एबी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए उसे एज ए पर्सनल ड्राइवर उसके पास रखती है। सिर्फ यही नहीं, वो उसको एक जनरल पर्सनल ड्राइवर की सैलरी से 4 गुना ज्यादा सैलरी वो एंथोनी को देती थी। साथ ही साथ एंथोनी के साइड बिजनेस में भी फाइनेंशियली इन्वेस्ट करती थी और मदद करती थी उसके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए थ्रू सोशल मीडिया। तो ये सारे ट्रेड क्लियरली ये इंडिकेट करते हैं कि एबी कितना ज़्यादा सेल्फलेस लड़की थी। और ये सारी मदद जो एबी करती थी ये एबी के करंट इन लॉस एंड करंट हस्बैंड को भी पता था, बट उन लोग को इस चीज़ों से कोई परेशानी नहीं थी। मैटर ऑफ फैक्ट, एबी के जो इन लॉस थे जो कि टैम फैमिली है, वो एबी के एक्स इन लॉस के साथ सारे फैमिली फंक्शन अटेंड करते थे। कहीं भी घूमने जाते थे तो एबी के एक्स इन लॉस को भी बुलाते थे और एबी के जो करंट हस्बैंड थे उसको भी कोई परेशानी नहीं था एबी के इस गेस्चर से। एंड ये सारी चीज एबी के लिए ही पॉसिबल थे, बट शायद ही एबी को पता था कि यही अच्छाई का फल एबी को कभी अपने जान दे के चुकानी पड़ेगी। As I said before, एबी हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल औरत थी। According to her mother, एबी बचपन से ही लोगों की मदद करना पसंद करती थी, बट साथ ही साथ वो अपनी छोटी बहनों को भी अपने बड़े भाई के जैसा प्रोटेक्ट करती थी। एंड इसी कारण जब एबी माँ बनती है वो कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। इवन दो एबी के 4 बच्चे थे 2 अलग अलग हस्बैंड से, बट एबी हमेशा कभी भी उन्हें अलग नजरों से नहीं देखती थी। एबी को जब भी फ्री टाइम मिलता था एबी अपने हर एक सेकंड अपने बच्चों के साथ बिताती थी। सो ऑन 21 फरवरी 2023, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, एबी को अपने 8 साल की बच्ची को स्कूल से पिकअप करनी थी, बट स्ट्रेंजली एबी अपने घर से गाड़ी को लेके निकलती तो है, बट वो कभी स्कूल पहुंची ही नहीं और ना ही वो घर वापस लौटी। ये काफी एक स्ट्रेंज बात थी उनके घर वालों के लिए। सबको पता था कि एबी बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाती थी एंड स्पेशली एबी ने कभी अपने बच्चों को ऐसे डीच नहीं की थी। लेकिन सेकेंड डे भी जब एबी घर नहीं लौटती है तो एबी के फैमिली मेंबर्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये सारी बातें पुलिस को जाके रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत पूछताछ से होती है। पुलिस एबी के करंट इन लॉस एंड एक्स इन लॉस को पूछताछ के लिए अपने पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहां एबी के इन लॉस चिंतित थे और हर तरह की इंफॉर्मेशन देके पुलिस को मदद करना चाहते थे। वहां एबी के एक्स इन लॉस ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे, ना ही वो पुलिस को किसी तरह से मदद कर रहे थे और यही चीजें पुलिस को थोड़ी खटकती है, जिसके कारण पुलिस को ये चीजें काफी ज्यादा ऑड लगने लगी और धीरे धीरे पुलिस का शक
क्वांग फैमिली की तरफ जाने लगी। पुलिस को लगने लगा कि कहीं एबी के मिसिंग के पीछे क्वांग फैमिली का हाथ तो नहीं है। सो पुलिस क्वांग फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करने लगी, जहां उन्हें पता लगता है कि एबी के एक्स फादर इन लॉ, जिनका नाम क्वांग खाओ है, वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, जिसको फोर्स्ड रिटायरमेंट लेनी पड़ी बिकॉज एक टाइम पे उसके ऊपर रेप चार्जेस थे। जब पुलिस एबी के एक्स हस्बैंड के बारे में भी पता लगाते हैं तो पता चलता है कि एलेक्स पिछले कुछ सालों पहले कई सारे रॉबरी एंड स्कैमिंग केस में फंसे हुए थे और इन्वॉल्व थे, और एलेक्स के मॉम और भाई एंटनी भी किसी न किसी स्कैम में या फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। स्पेशली एंटनी ने एक लोन भी लिया था एंड उस लोन को ना चुका पाने के कारण बैंक के अगेंस्ट वो एक कोर्ट केस में भी लड़ रहा था। पुलिस का डाउट और ज्यादा पक्का हो रहा था बिकॉज पुलिस को ये भी पता लगा कि एंथनी एबी का पर्सनल ड्राइवर था, और जब एबी मिसिंग थी वो लास्ट बार एंथनी के साथ ही देखी गई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात पुलिस को पता चलती है, जब पुलिस एबी के करंट मदर इन लॉ को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता लगता है कि जब एंथनी के मदर इन लॉ एलेक्स को ये बताते हैं कि उनके फैमिली ने एबी का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाया है हांगकांग पुलिस के पास, तो एलेक्स इस बात से खुश नहीं था और फोन पे ही एलेक्स एबी के मदर इन लॉ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे। वो कहने लगा कि वो लोग एबी के लिए और एक दिन क्यों वेट नहीं किए, शायद एबी घर लौट भी सकती है। एंड पुलिस को ये सारी चीजें काफी ज्यादा ऑड लग रही थी। एलेक्स का ये बिहेवियर और क्वांग फैमिली का पिछला रिकॉर्ड पुलिस के शक को और ज्यादा पुख्ता कर रही थी एंड पुलिस को लग रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है इस फैमिली के साथ। सो इवेंचुअली पुलिस के शक के आधार पे 21 फरवरी को पुलिस एबी के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को मंगवाते हैं, जो थैंकफुली टैम फैमिली ने खुद से प्रोवाइड करती है। पता लगता है कि उस दिन एबी अपने 6 सीटर कार पे सुबह के आसपास अपने अपार्टमेंट से निकलती है एंड उस गाड़ी में एंटनी भी था। सो पुलिस उस दिन उस गाड़ी के जीपीएस के पूरे ट्रैकिंग रिकॉर्ड को निकालते हैं एंड उसके हिसाब से कुछ रोड साइड सीसीटीवी फुटेज भी निकालते हैं। पता लगता है कि वो गाड़ी टाइपो नाम की एक विलेज में लोकेटेड है। सो पुलिस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है और विद इन फ्यू आवर्स पुलिस फोर्स 150 डिटेक्टिव्स को उस जगह के मुआयना के लिए भेज देते हैं। वो विलेज में पुलिस डोर टू डोर इन्वेस्टिगेट करने लगे एंड इवेंचुअली पुलिस को उस विलेज में एक 3 स्टोरीज की एक अपार्टमेंट मिलती है, जिसमें उन्हें शक था कि शायद एबी वहां मिल सकती है। बट जब पुलिस उस घर के अंदर एंटर होती है, उन्हें उस घर के अंदर एक फ्रिज में एबी की कटी हुई टांग मिलती है और कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। बट ये तो कुछ भी नहीं था। पुलिस को उस अपार्टमेंट के रूम में 2 स्टेनलेस स्टील के पॉट मिलते हैं जिनमें सूप बन रहे थे। बट जब इन्वेस्टिगेटर उस पॉट में रखे सूप को और अच्छी तरह जांच करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस पॉट में एबी के कटे हुए सिर मिलता है, जिसमें कोई स्किन या फेस मसल्स नहीं था, और साथ ही साथ उस सूप के फैट लेयर्स और सब्जियों के लेयर्स के नीचे एबी के कुछ रिब्स के पार्ट्स भी मिलते हैं एंड कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर्स को उस अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक सॉ, एक हैमर, एक फेस शील्ड और एक ब्लैक रेनकोट भी मिलती है। साथ ही साथ 2 चॉपिंग ब्लेड्स भी मिलते हैं और एक मीट ग्राइंडर भी मिलती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि एबी का बॉडी का डिसमेंबर इसी घर में हुआ था। अब देखो, पुलिस को शक तो था कि एबी के मिसिंग के पीछे क्वांग फैमिली का किसी न किसी तरीके से तो हाथ था, बट उनके पास एविडेंस नहीं था, राइट। सो पुलिस को जब ये घर के बारे में पता लगता है और घर से ये सारी चीजें बरामद होती है तो पुलिस इस घर के मालिक का तलाश करते हैं। जब पुलिस को उस घर के मालिक के बारे में पता चलता है तो वहाँ से पुलिस को पता चलता है कि ये जो अपार्टमेंट है ये क्वांग फैमिली ने रेंट पे रखा था, वो भी काफी महीनों से। फिर जब पुलिस ने आस पड़ोस में लोकल रेसिडेंट्स को पूछताछ करते हैं तो पता लगता है कि इसी घर में पिछले कुछ महीनों से एंटनी, जो कि एलेक्स का भाई है, और उसके साथ एक औरत आती जाती रहती थी, जो कि लगभग एक मिडिल एज औरत थी। सो अभी पुलिस को पूरी तरह पक्का हो जाता है कि ये खून के पीछे और एबी के मिसिंग के पीछे क्वांग फैमिली का या फिर एंटनी का किसी तरह का डायरेक्ट हाथ है। सो पुलिस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वांग फैमिली को ट्रैक करने निकल पड़ते हैं एंड इवेंचुअली पुलिस को क्वांग फैमिली के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जो कि हांगकांग के एक आर्क टावर नाम की एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में छुपे हुए थे। वहां से पुलिस को एंथनी, एलेक्स का फादर क्वांग खाओ एंड एलेक्स के मॉम जेनी ली को भी उस अपार्टमेंट से पकड़ते हैं, बट एलेक्स फरार था
जिसके कारण पुलिस एलेक्स के सर पे 2 मिलियन हांगकांग डॉलर्स का इनाम रखते हैं एंड इवेंचुअली एलेक्स को भी कुछ ही समय के अंदर पकड़ लेते हैं, जो एक बोट के सहारे हांगकांग से भागने का कोशिश कर रहा था। बट क्वेश्चन ये था कि क्वांग फैमिली एबी को मारना क्यों चाहेगी, बिकॉज एबी तो क्वांग फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी, राइट। एंड ऐसे इंसान को जो उनको ही सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली, वही फैमिली के लोग एबी को क्यों मारना चाहेगा। एंड अगर मारा भी होगा तो वो लोग कैसे ये मर्डर को एग्जीक्यूट किए होंगे और इस मर्डर के पीछे कौन मास्टरमाइंड था। पुलिस इन 4 प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ने के बाद जोरों शोरों से पूछताछ करने लगे। धीरे धीरे पुलिस के पास क्वेश्चन का आंसर मिलने लगा। पता लगता है कि इन पूरे मर्डर केस का मास्टरमाइंड एलेक्स के पिता क्वांग खाओ थे। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च पता लगता है कि एलेक्स के फैमिली जिस अपार्टमेंट में रहते थे, जो कि खांदुरी हिल में था, वो अपार्टमेंट एबी कुछ फाइनेंशियल रीजन के वजह से बेचना चाहती थी। सो ये चीजें वो क्वांग फैमिली के साथ डिस्कस करती है। एबी ऑफर करती है कि क्वांग फैमिली को और एक अपार्टमेंट देगी जिसमें वो लोग आराम से रह पाएंगे, बट वो अपार्टमेंट इतना लग्जरियस तो नहीं होगा, बट इनफ होगा उस फैमिली के लिए वहाँ पे लग्जरियसली रहना। बिकॉज एबी के लिए ये अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो वो सोची कि अपार्टमेंट को बेच देगी। एंड स्पेशली ये चीज़ एबी नहीं भी कर सकती थी, राइट, बिकॉज ये फर्स्ट ऑफ ऑल एबी क्वांग फैमिली को फाइनेंशियली मदद करती थी, साथ ही साथ हांगकांग जैसी जगह में फ्री में रहने देती थी, वो भी उतने लग्जरियस अपार्टमेंट में, जो उसको करने का ज़रूरत भी नहीं था बिकॉज वो उसके एक्स इन लॉज थे। बट फिर भी एबी के काइंड हार्ट पर्सनैलिटी की वजह से वो उस फैमिली को ऐसे ही बाहर फेंक देना नहीं चाहती थी। बट ये फैमिली इतना ज़्यादा लालची था बिकॉज उनको फ्री में रहने का आदत पड़ गया था, राइट। सो वो ये फ्री की चीज़ कैसे छोड़ सकते हैं। एंड स्पेशली एलेक्स के फादर और एबी के एक्स फादर इन लॉ क्वांग खाओ को एबी के ये जो आइडिया था वो पसंद नहीं आया। एंड इवेंचुअली वो एबी को एक टाइम पे थ्रेट भी करने लगे कि अगर वो ये फ्लैट को बेचती है तो वो उसे जान से मार देगा। यू कैन जस्ट इमेजिन कि एबी की ही चीज़ है, ठीक है, एबी कभी भी चाहे तो उसे बेच सकती थी विदाउट इवन आस्किंग देम। प्रॉब्लम ये था कि एबी ने जो घर खांदुरी हिल में जो फ्लैट खरीदा था, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो उसके फादर इन लॉ के नाम पे था। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स जो कि इंटरनेट में अवेलेबल है, एबी ने वो फ्लैट उसके फादर इन लॉ के नाम पे इसलिए खरीदी थी बिकॉज वो कुछ टैक्स बचाना चाहती थी। बट फिर भी जितना भी पेमेंट था वो एबी ने ही किया था। सो लीगली वो फ्लैट एबी का ही था और एबी चाहती तो कभी भी बेच सकती थी। बट इन लालची लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई और उन्हें वो फ्री की चीज चाहिए थी। बट इवन दो एबी को थ्रेट देने के बाद भी एबी उस प्रॉपर्टी को लिस्ट में डाल देती है, जो कोई भी करता, राइट। एंड इतना सारा कुछ होने के बाद भी यूजुअली एक नॉर्मल इंसान जितना भी अच्छा हो वो ऐसे फैमिली को और मदद नहीं करेगा और उस फैमिली से रिश्ता ही तोड़ देगा, राइट। मैं होता तो वही करता, बट एबी ने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा और एबी का रिश्ता वैसे ही कायम रहा। वो चाहती तो एंटोनी को भी उसकी दी हुई जॉब से निकाल सकती थी, राइट, बट वो भी नहीं करती है और एंटोनी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, जो सबसे बड़ा गलती था एबी के लिए। सो क्वांग को जब पता चलता है कि एबी ने ये अपार्टमेंट लिस्टिंग में डाली हुई है, सो क्वांग इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है एंड रेज में आके सोचता है कि अगर वो एबी को ये अपार्टमेंट बेचने से पहले ही गायब कर दे, तो अगर वो एबी को ही मार डाले तो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एबी का जो फर्स्ट शादी था जो कि एलेक्स के साथ था, वो एक रजिस्टर्ड मैरिज था। बट एबी के सेकंड मैरिज जो कि क्रिस के साथ था, वो एक रजिस्टर्ड मैरिज नहीं था। सो लॉ के हिसाब से, स्पेशली हांगकांग के जो चाइनीज लॉ के हिसाब से, अगर एबी को कुछ होता है या फिर एबी किसी तरह मर जाती है तो उसका जो संपत्ति है जो कि 100 मिलियन हांगकांग डॉलर्स की थी, वो सारी संपत्ति उसके पहले बच्चों को जाएगी बिकॉज उसकी पहली शादी लीगल थी एंड दूसरी शादी लीगल नहीं थी। सो उसके जो दूसरे बच्चे हैं वो भी कानून के हिसाब से इलीगल है। सो एबी की जो ये 100 मिलियन की जो संपत्ति है, अगर उसके बच्चे क्लेम करते हैं, उसके जो पहले 2 बच्चे हैं वो अगर क्लेम करते हैं, तो सारी संपत्ति
उसके पहले 2 बच्चों के पास चली जाएगी। और साथ ही साथ अगर वो 100 मिलियन हांगकांग डॉलर की संपत्ति उस बच्चे के पास चली जाती है तो एलेक्स एज ए पेरेंट उस पैसों को क्लेम कर सकते हैं और एंड इवेंचुअली वो सारा पैसा एलेक्स का हो जाता है। सो क्वांग फैमिली अकॉर्डिंग टू द प्लान 2 अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं। एक अपार्टमेंट वो ताइपो नाम के एक विलेज में लेते हैं जहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था और वो हांगकांग सिटी के बाहर आउटस्कर्ट में था। वो जगह ज्यादा लग्जरियस नहीं थी एंड मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट वहाँ मिडिल क्लास वाले थे एंड दैट्स व्हाई पुलिस भी ज्यादा वहाँ तहकीकात करने नहीं जाते थे। एंड और एक अपार्टमेंट वो लोग हांगकांग सिटी में स्काई टावर नाम के एक अपार्टमेंट में रेंट लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये जो क्वांग फैमिली ने 2 अपार्टमेंट बुक किया था, ये 2 अपार्टमेंट क्वांग फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पे बुक नहीं था बल्कि एक 47 ईयर की औरत के नाम पे बुक थी जिसका नाम था नूंग ची। अभी ये नूंग ची कौन है, राइट? पता लगता है कि ये नूंग ची क्वांग खाओ का सेकंड मिस्ट्रेस है। एक्चुअली में क्वांग खाओ वह एक्चुअली एक मसाज पार्लर में मसाज करने जाता था एंड वहीं पे उसे नुंगची मिलती है जो उसी मसाज पार्लर में काम करती थी। अब नुंगची एक काफी ज्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल औरत थी और वो वहाँ पे काफी कम सैलरी में काम करती थी। तो क्वांग खाओ ने नुंगची को वहाँ पे लाइन मारना स्टार्ट किया और अपने पैसों के बदौलत में वो नुंगची को इम्प्रेस भी कर देता है। सो नुंगची को भी लगता है कि उसका जो लाइफ है वो अभी बदलने वाली है क्योंकि उसे एक रिच ओल्ड इंसान ने अप्रोच किया है और उसे पसंद करता है। सो इवेंचुअली नुंगची उसके बातों में आ जाती है एंड क्वांग खाओ की हर चीजें मानने लगती है। पता लगता है नुंगची जो है वो क्वांग खाओ के हर बात मानती थी एंड स्पेशली पता लगता है कि ताइपो में जो वो औरत को वहाँ के लोकल रेसिडेंट वाले देखे थे वो नुंगची थी जो एंटोनी के साथ ही वहाँ आती थी। और साथ ही साथ जब पुलिस क्वांग फैमिली को ढूंढ रहे थे तब नुंगची ने ही उन्हें छुपने के लिए मदद की थी। और यही नहीं, नुंगची ने एलेक्स को भी अपने सोर्स से हांगकांग से बोट के सहारे भागने के लिए भी हेल्प किया था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस को ये सारी चीजें नुंगची के बारे में पता लग जाते हैं एंड इवेंचुअली नुंगची को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी हमें मर्डर के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व था ये पता लग चुका है एंड साथ ही साथ इस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था ये भी पता लग चुका है। लेकिन एक्चुअल में 21 फरवरी को एबी के साथ क्या हुआ था और उन्होंने एबी का मर्डर कैसे किया था ये हमें पता नहीं है। सो पुलिस को आई विटनेस के कन्फेशन एंड सीसीटीवी फुटेज और क्वांग फैमिली के बाद में ली गई बयान से पता लगता है कि 21 फरवरी 2023 को एंटनी एबी को अपनी लोकेशन से पिकअप करते हैं। कुछ ही दूर जाते ही एबी को क्वांग खाओ भी ज्वाइन करता है जो काफी अजीब बात थी एबी के लिए। बट एबी को कोई भनक नहीं था कि नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है। सो एबी ने बिना कुछ सोचे ज्यादा रिएक्ट नहीं की एंड ये तीनों कुछ दूर जाते ही उन्हें एलेक्स भी ज्वाइन करते हैं एंड उसके बाद गाड़ी के अंदर क्या बातचीत और क्या सिचुएशन हुई थी वो इन्फॉर्मेशन तो पुलिस के द्वारा अभी तक सही से रिलीज नहीं किया गया है। बट पुलिस का ये मानना है कि जब एलेक्स उन सभी को ज्वाइन करता है कुछ ही दूर जाते ही एबी के सर में एक भारी ऑब्जेक्ट से वार किया जाता है जिससे एबी अनकॉन्शियस होके कोमा में चली जाती है एंड फिर वो तीनों एबी को लेके ताइपो विलेज के उस अपार्टमेंट में लेके जाते हैं एंड वहीं पे एबी को जिंदा हाल में काटने लगते हैं। पहले वो एबी के बॉडी के निचले हिस्से को काटते हैं एंड देन बीच के हिस्से को एंड उसके बाद वो लोग एबी के सिर को धड़ से अलग करते हैं। बट ये सब करते वक्त एबी जिंदा थी और कोमा में थी। सो इसके बाद जब क्वांग फैमिली एबी के बॉडी को पूरी तरह अलग अलग कर देते हैं, एबी को मार डालते हैं, तो वो लोग का ये प्लान था कि वो लोग एबी के बॉडी को धीरे धीरे डिस्पोज करेंगे। सो पहले दिन तो उन्होंने एबी के कुछ बॉडी पार्ट्स फ्रिज में रख दिए एंड कुछ बॉडी पार्ट्स उस विलेज के आसपास के एरिया में फेंक के आते हैं एंड बचा हुआ जो भी एबी के बॉडी पार्ट्स थे उन लोग का ये प्लान था कि वो लोग धीरे धीरे ये सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग लोकेशन में फेंक के आएंगे। क्वांग फैमिली एबी के कुछ बॉडी पार्ट्स सूप में डाल के उसे बॉयल करके डिस्पोज करने की कोशिश किया बट वो लोग नाकामयाब रहे बिकॉज पुलिस उसके पहले ही एबी को लोकेट कर लिया था एंड उस अपार्टमेंट को भी लोकेट कर लिया था एंड थैंक्स टू हांगकांग पुलिस कि उन्होंने ये मिसिंग रिपोर्ट को
कैजुअली नहीं लिया और जल्द से जल्द रिएक्ट किया। इसके कारण आज एबी के खूनियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया गया। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ह्वांग फैमिली के लिए ये वर्थ इट था? जो इंसान उस फैमिली के लिए इतना कुछ करती थी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और सेल्फलेसली, वही इंसान को इस फैमिली ने इतनी बेरहमी से मार डाला जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड। इसी चीज़ों से हमें पता चलता है हम किस तरह के सोसाइटी में जी रहे हैं। एंड कभी कभी आजकल के ज़माने में हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है और हमेशा ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमें उन लोगों को उतना ही मदद करना चाहिए जितना वो लोग डिज़र्व करते हैं। ह्वांग फैमिली ने उस दिन सिर्फ एबी को ही नहीं मारा था, उसने एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मदर, एक अच्छी सिस्टर एंड एक अच्छी डॉटर को मार डाला था एंड स्पेशली एक अच्छा इंसान को मार डाला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसे ही ट्रू क्राइम्स रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको ट्रू क्राइम्स रिलेटेड वीडियोस, ट्रू क्राइम्स रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस केस से रिलेटेड कुछ भी ओपिनियन देना है तो आप बेझिझक इस कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे टॉपिक्स के वीडियो अगर इंटरैक्टिव नहीं होते हैं तो कभी कभी यूट्यूब ऐसे वीडियोस को कॉम्प्रेस कर देते हैं, जिसके कारण ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते या फिर ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं होती है, जो कभी कभी थोड़ा सा डिमोटिवेट भी लगता है। एंड इतना मेहनत करने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद अगर आपको उस चीज़ का थोड़ा सा भी फल नहीं मिलता है तो ये चीज़ें थोड़ी सी बुरी भी लगती है। तो अगर हो सके, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलें। विद दैट ऑल सेड, स्टे सेफ एंड कीप योर आइज ओपन।